प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले समझें कि ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या है। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफोस अर्थात वर्णन करना। इसका मतलब हुआ कि भूगोल पृथ्वी पर व्याप्त विभिन्न चीज़ों का अध्ययन करता है, यानी इसका विषय क्षेत्र व्यापक है। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। भूगोल की पहुंच विस्तृत है तथा भूगोल में समय के साथ परिवर्तित परिघटनाओं का भी भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। भूगोल के जनक इराटोस्थनीज हैं और भूगोल के भारतीय जनक जेम्स रेनल को माने जाते हैं। जेम्स रेनल ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत आए थे, जो एक इंजीनियर थे। आइए देखते हैं कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना व इन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अर्थात प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर भूगोल में बल दिया जाता है। अर्थात प्रकृति एवं मानव के अध्ययन पर भूगोल में बल दिया जाता है। भूगोल के दो मुख्य घटक हैं। पहला है भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति, दूसरा है मानवीय घटक या मानवीय पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति, जंतु आदि का अध्ययन करते हैं। वहीं मानवीय घटक के अंतर्गत हम घर, गांव, सड़क, नगर, रेल, हवाई जहाज, बंदरगाह, नहर, फैक्ट्रियां आदि का अध्ययन करते हैं। अब आती है भूगोल की मुख्य शाखाएं क्या हैं। दो मुख्य शाखाएं क्या हैं। जैसा कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, वहीं मानव भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण के साथ ही मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क प्रारंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने या सिद्धांतीकरण अथवा विवरणात्मक या भावचित्रात्मक या इडियोग्राफिक होना चाहिए। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वास्तविक द्वैतता यानी द्विलिज्म नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। इसके समग्रता में देखना चाहिए, इसे समग्रता में देखना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से
प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है, रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिम नदी की नासिका यानी नाक, जलडमरू मध्य की ग्रीवा अर्थात गर्दन और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य अथवा देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथ्वी पर पृथक कर सकते हैं, जबकि वह इतने जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं। आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में कि एक शब्द आया द्वैतवाद। द्वैतवाद के अंतर्गत ये तर्क वितर्क शुरू हो गया कि भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल क्या है, क्रमबद्ध भूगोल अथवा प्रादेशिक भूगोल क्या है, नोमोथेटिक भूगोल अथवा इडियोग्राफिक भूगोल क्या है। आपने भूगोल के विषय में समझा होगा और मानव भूगोल पर एक छोटा सा दृष्टिपात यहाँ किया गया है। आगे हम मानव भूगोल की परिभाषाओं को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।